अच्छा देखो, एक क्वेश्चन सिंगल एंट्री का बाकी था, उसको करवा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मतलब ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, एक बार करवा देते हैं अगर तुम लोगों से नहीं हुआ है तो। फिर उसके बाद हम लोग आज फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे और उसमें देखते हैं क्या क्या पहले हम लोग को पढ़ना है तुम लोग के मैथ के हिसाब से। तो पहले इलास्ट्रेशन 5 जो बचा हुआ है वो एक बार कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड फ्रॉम डिफेक्टिव रिकॉर्ड्स, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2015 and balance sheet as on that date। अच्छा, हम लोग को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है। क्रेडिटर दिया हुआ है दो अलग अलग अमाउंट, हम लोग क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करेंगे। जनरल एक्सपेंस ओइंग, ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग बाकी है, तो इसका भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सन्ड्री एसेट, ये भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट बैलेंस है। स्टॉक का जरूरत नहीं होता है। कैश इन हैंड एट बैंक, वो इसका भी अकाउंट ओपन हो जाएगा। डेटर का तो बोल ही दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो वो तो फाइंड आउट करना ही है हम लोगों को। मैम वो क्या दिसंबर होगा? जनवरी 2 बार लिखा हुआ है। कहाँ? 31 जनवरी नहीं 2 वो बार तो लिखा हाँ वो तो 1 जैन, यानी वो 31 मान सकते हैं दिसंबर ना। होगा। हाँ 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 ये हाँ, अच्छा ये जैन और ये हाँ वो दिसंबर होना चाहिए, ये दिसंबर होगा तब सही हो जाएगा। 2015 का 1 जन तो 2015 का 31 हाँ दिसंबर होना चाहिए। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखो, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। अच्छा, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर मतलब डेटर को डिस्काउंट दिया गया है और डेटर से कितना कैश लिया गया है, वो टोटल है 64,000। रिटर्न फ्रॉम डेटर 1450, यानी सेल्स रिटर्न। डेटर से रिटर्न मतलब क्या, कस्टमर क्या रिटर्न कर सकता है, जो प्रोडक्ट हम लोगों ने सेल किया था। बैड डेट, ये भी डेटर से रिलेटेड है। सेल्स में देखो कैश एंड क्रेडिट मिक्सड अप किया हुआ है, तो जब हम लोग डेटर अकाउंट बनाएंगे तो वहां से हम लोग को क्रेडिट सेल पता चल जाएगा और उसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो कैश सेल मिल जाएगा। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, रिटर्न टू क्रेडिटर। अच्छा, क्रेडिटर डिस्काउंट अलाउड करता है वो बताया अमाउंट। रिटर्न टू क्रेडिटर, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड पेड इनटू बैंक, ठीक है, ये बैंक में पेमेंट हुआ है कैपिटल का। कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री नॉर्मली कैश टू कैपिटल होता है, लेकिन बैंक में अगर पेमेंट हुआ है तो वो बैंक टू कैपिटल होना चाहिए। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, ये भी पेड इनटू बैंक। अच्छा, डेटर से जो मिला वो हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया। कैश परचेज एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, withdrawn from bank into cash, drawings by check, cash payment into bank, cash in hand at the end, payment to creditor by check। बस ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बोला है, तो ये जो इंफॉर्मेशन रहता है 2 ईयर का, ये हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे क्रेडिटर से परचेज मिल जाएगा, सन्ड्री एसेट से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि एसेट में कितना डेप्रिसिएशन वगैरह लगा है या फिर कुछ सेल परचेज हुआ है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। और डेटर का तो क्वेश्चन मार्क है तो ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ये देखो इलास्ट्रेशन 5। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 1, फर्स्ट कौन सा अकाउंट ओपन करें? देखो जो दिया हुआ है हम लोगों का क्रेडिटर, ये ओपन कर सकते हैं, तो क्रेडिटर लिख देते हैं। बाय बैलेंस BD 15770 और टू बैलेंस CD 12,400। अच्छा, उसके बाद कौन सा अकाउंट ओपन हो सकता है क्रेडिटर के बाद? क्रेडिटर का थोड़ा ज़्यादा जगह ले लेते क्योंकि उसमें रिटर्न डिस्काउंट ये सब भी था। अच्छा, क्रेडिटर हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग, और एक्सपेंस लाइबिलिटी होता है। अगर मेरा लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है यानी बाकी है तो मेरा कैसे पोस्टिंग होगा? बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस CD, ये लाइबिलिटी हो जाएगा। 600 और 330। अच्छा,
नेक्स्ट कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं? सन्ड्री एसेट। टू बैलेंस BD 11,610 और बाई बैलेंस CD 12,040। अच्छा, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, ठीक है। इसका मतलब ये जो कैश है वो इन हैंड और बैंक का टोटल है, ठीक है। इन हैंड और बैंक का टोटल है। हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह पे फिर दो कॉलम, मतलब हम लोग कैश बुक बना लेंगे यहाँ पर, तो हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये देखो, सिर्फ कैश अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, क्योंकि इन हैंड और बैंक तो अलग दिया हुआ नहीं है, तो पता तो नहीं है कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, दोनों मिला के कितना है वो हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश बुक डबल कॉलम वाला बनाएंगे, ठीक है। डबल कॉलम मतलब जहां पर दो कॉलम, ट्रिपल कॉलम भी होता है मैक्सिमम कैश बुक का। तो यहाँ पर दो कॉलम, एक कैश का हो जाएगा, एक बैंक का हो जाएगा। यहाँ पर कैश बुक मैंडेटरी है, बाकी जगह में भी कैश बुक इन लोगों ने फॉलो किया है, लेकिन मैंने कैश अकाउंट बना के ही काम चला लिया है। लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी इसीलिए है क्योंकि हम लोग को इंडिविजुअल डेटा नहीं पता है कि कितने कैश इन हैंड और कितने कैश एट बैंक है। उसके बाद डेटर 17,870, डेटर का अकाउंट बनेगा। डेटर ओपनिंग वाला हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग इधर आ जाएगा। 17, अच्छा 17,870। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अच्छा, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। डेटर को हम लोगों ने कितना कैश और डिस्काउंट अलाउड किया है, तो कैश मिला है, कैश और डिस्काउंट मिला के हम लोगों को 64,000 मिला है। और देखो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्काउंट का भी हम लोग को डेटा मिला था, कहाँ तो रीड किया था हम लोगों ने, कहाँ गया, ये देखो, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 60 to 500, ये डायरेक्टली दिया हुआ है। डेटर से 60 to 500 हम लोगों ने रिसिप्ट किया है, जबकि हम लोग को लेना चाहिए था 64,000, मतलब डेटर से हम लोगों का ड्यू हुआ था 64,000, लेकिन हम लोगों ने लिया है सिर्फ और सिर्फ 60 to 500। तो बताओ कितना डिस्काउंट अलाउड किया है, कैश कितना लिया है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 60 to 500, उसके बाद पेड इनटू बैंक बोला है। देखो, पेड इनटू बैंक का मतलब क्या, पैसा मिला उसके बाद हम लोग उसको बैंक में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री, पैसा मिलने का एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि ऐसे नहीं बोल रहा है कि चेक में लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है। यहाँ पर साफ साफ बता दिया है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर फिर पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब वो पैसा ले जाके हम लोगों ने बैंक में डाला है। तो बाई कैश, अरे ठीक है, बाई कैश यहाँ पर कितना हो जाएगा, 62,500। ये देखो इसका एंट्री 62,500। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कैश मिला और हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड किया डेटर को, टोटल 64,000 हमें मिलना चाहिए था, हम लोगों ने रिसीव किया है 62,500। बताओ कितना डिस्काउंट अलाउड किया है दोनों का, 1,500 1,500। तो ऐसे करके हम लोग को डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड डेटर को अगर हम लोग करते हैं तो वो लॉस होता है, तो यहाँ पर होगा बाय डिस्काउंट। बाई डिस्काउंट अलाउड। गुड मॉर्निंग विशाल। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, बाई डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा, 1,500। हम लोग लास्ट सिंगल एंट्री वाला क्वेश्चन कर रहे, जस्ट मैंने अभी इसी को नोट डाउन किया है, जो ओपनिंग बैलेंस था, बस और कुछ नहीं। क्रेडिटर का अकाउंट जनरल ये सब लिखा है, अभी तक कुछ पोस्ट नहीं किया, जस्ट पोस्ट करना मैंने स्टार्ट किया है। तो कैश मिला है 60 to 500 और डिस्काउंट अलाउड हो गया 1,500। ये कैसे मिला, 64,000 यहाँ पर लिख लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। 60 to 500 हो गया, ठीक है। अच्छा,
अब उसके बाद देखो रिटर्न फ्रॉम डेटर, डेटर से रिटर्न मिल गया तो एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, डेटर क्या हो जाएगा, रिटर्न होने से डेटर कम हो जाएगा तो टू डेटर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, या फिर रिटर्न क्या होता है, इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट टू डेटर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो बाई रिटर्न इनवर्ट लिख देते हैं, या फिर सेल्स रिटर्न, या सिर्फ रिटर्न भी लिख सकते हो। अमाउंट हो जाएगा 1450, अमाउंट हो गया 1450। अच्छा, और देखते हैं डेटा रिलेटेड। अरे क्या कर रहे हैं आज। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर बैड डेप्ट भी है 420। ये क्या हो गया, सारा चला गया लग रहा है, एक मिनट रुको। अच्छा, यहाँ पर जगह नहीं होगा, ठीक है, तो इसको एक बार रब कर देते हैं, रुको एक मिनट। और एक पॉइंट लिखना है ना बैड डेप्ट का, उसके बाद ये वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई बैड डेप्ट, ठीक है। बैड डेप्ट कितना है, देखो बैड डेप्ट है 420। अच्छा, और कुछ है देख लेते हैं, उसके बाद ही क्लोज करेंगे। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, ये क्रेडिटर का है, रिटर्न टू क्रेडिटर। अच्छा, ये क्रेडिटर का है। तो उसके बाद तो बाकी सब अलग अलग खर्चा लिखा हुआ था, तो इसको क्लोज यहाँ पर कर सकते हैं। बाई बैलेंस CD 17,870 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें डेटर टू, यहाँ पर सेल आना चाहिए, देख लेते हैं सेल कितना है। अच्छा, कैश डिस्काउंट रिटर्न फ्रॉम डेटर, ये हो गया, बैड डेप्ट हो गया, सेल्स कैश एंड क्रेडिट मिला के 71,810 है। तो हमें क्रेडिट सेल ढूंढना पड़ेगा कितना है, या फिर कैश सेल ढूंढना पड़ेगा ताकि हम लोग क्रेडिट सेल निकाल पाए। तो इसका मतलब अभी तो नहीं पता चल रहा है, तो डेटर अकाउंट हम लोग अभी क्लोज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फिर स्टार्टिंग से इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या है, और उस हिसाब से हम लोग फिर से पोस्ट करेंगे। तो देखो कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर ये वाला कर लिया, रिटर्न फ्रॉम डेटर ये भी हो गया, बैड डेप्ट कर लिया। सेल का देखो कैश क्रेडिट मिक्स्ड अप है, इसीलिए नहीं कर पा रहे अभी। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, तो हम लोगों के लिए गेन होगा, तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट हो जाएगा 700, टू डिस्काउंट रिसिप्ट। टू डिस्काउंट रिसिप्ट हो गया 700। अच्छा, रिटर्न टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को रिटर्न करने से क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू रिटर्न आउटवर्ड, या फिर परचेज रिटर्न, टू रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड कितना हो रहा है, क्रेडिटर का रिटर्न है 400। अच्छा, ये हो गया 400। और परचेज होना चाहिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस ये नहीं आएगा, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, ये कैश परचेज है, ये कैश परचेज बताए तो क्रेडिटर में तो नहीं जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज होना चाहिए। परचेज ऑफ मशीन बाय चेक, तो ये तो इसमें चला जाएगा, एसेट वाले में, विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, ड्रॉइंग्स, ये सब। पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक 60,270, ये बताया है कि क्रेडिटर को हम लोगों ने पेमेंट किया है चेक के थ्रू से, तो क्या एंट्री होना चाहिए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए, तो टू बैंक लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक 60,270। अच्छा, अब यहाँ पर तो सारा चीज मिल गया हम लोगों को। यहाँ पर बैलेंस हमारा जो आएगा बाई साइड में क्या आएगा,
कौन सा बैलेंस आएगा बताओ। यहाँ पर नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर दो मिसिंग फिगर है। एक तो ओपनिंग वाला जो कि ये ओपनिंग बैलेंस होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ओपनिंग बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करके बोल देंगे बाकी क्रेडिट सेल वो गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसे करके दिया हुआ है। इसका मतलब ये एक वैल्यू आएगा, डेटर टू सेल तो होना ही चाहिए जो क्रेडिट सेल है, तभी हम लोग क्लोज नहीं कर पाए। लेकिन इसमें देखो सारा चीज आ गया ना। क्रेडिटर रिलेटेड टू क्या होता है? क्रेडिटर रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज होता है। तो यहाँ पर क्रेडिट परचेज आ जाना चाहिए क्योंकि एंट्री क्या होता है? परचेज टू क्रेडिटर। तो ये वाला बाई परचेज हो जाएगा और बैलेंस करके देखो कितना आता है। ये कितना आ रहा है? 73,770। तो इसका बैलेंस आ जाएगा 58। हाँ 58,000 ये परचेज हो गया। ठीक है। अच्छा अब जब हम लोग ट्रेडिंग, ये क्रेडिट परचेज है, जब हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे तो वहां पर क्रेडिट परचेज हमें मिल गया और कैश परचेज ना क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखो कैश परचेज क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अच्छा अब रिटर्न टू क्रेडिटर कर लिया हम लोगों ने। कैपिटल इंट्रोड्यूस पेड इनटू बैंक, ये बताया है। कैपिटल इंट्रोड्यूस पेड इनटू बैंक, तो एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा बैंक टू कैपिटल 8,500। बैंक टू ये इसमें हो जाएगा कैश बुक में। ये देखो बैंक टू यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। यहाँ अगर ओपनिंग बैलेंस आएगा तो बैंक टू कैपिटल, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा 8,500 का बैंक के कॉलम में। ठीक है। अच्छा उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 62,500 और पेड इनटू बैंक, तो इसका एंट्री हो जाएगा ये देखो टू। क्या हो जाएगा? जब हम लोग डेटर से पैसा ले रहे हैं और उसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर डेटर्स 62,500, ये बैंक में डिपॉजिट का एंट्री हो जाएगा। अच्छा कैश परचेज, कैश परचेज क्या होता है? कैश टू परचेज होता है, सॉरी परचेज टू कैश होता है, तो बाई परचेज हो जाएगा। बाई परचेज 1030। अच्छा नेक्स्ट कैश परचेज हो गया। एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई एक्सपेंस 9570। कैश बोला है तो कैश कॉलम में लिखना पड़ेगा। अच्छा एक्सपेंसेस के बाद परचेज ऑफ मशीन बाय चेक, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, तो बाय मशीन बैंक हो जाएगा। तो बैंक कॉलम ये वाला है। तो बैंक में कितना, बैंक से कितना पैसा चला जाएगा? ये हो गया 430। अच्छा इसका एक क्रॉस पोस्टिंग भी होना चाहिए सन्ड्री एसेट में। मशीन खरीदा है हम लोगों ने तो बाई मशीन, मशीन टू बैंक हुआ है तो यहाँ पर टू बैंक हो जाना चाहिए। टू बैंक 430 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद विथड्रॉन फ्रॉम बैंक इनटू कैश, बैंक से हम लोगों ने कैश विथड्रॉल किया है 9,240। बताओ क्या एंट्री होगा? बैंक से हम लोगों ने कैश निकाला है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश आ रहा है। और बैंक कौन है? बैंक यहाँ पर पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, कॉन्ट्रा क्रेडिट एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो कैश टू बैंक, तो बाई कैश और टू बैंक। ठीक है। बाई कैश टू बैंक, बैंक बोल के यहाँ पर सी लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री में सी लिखा जाता है। बैंक बोल के कैश कॉलम में जाएगा और कैश बोल के बैंक कॉलम में आएगा 9240। और ये हो जाएगा कैश है तो बैंक कॉलम में जाएगा 9240। ठीक है। अच्छा उसके बाद ड्रॉइंग्स बाय चेक, चेक से हम लोगों ने ड्रॉइंग्स किया है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश लेते हैं तो ड्रॉइंग्स टू कैश होता है, चेक ले रहे हैं तो ड्रॉइंग्स टू बैंक हो जाएगा। तो बाई ड्रॉइंग्स 3,180। अच्छा उसके बाद कैश पेमेंट इनटू बैंक, बैंक में कैश पे कर रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर बैंक, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बाई बैंक टू कैश। अच्छा अमाउंट कितना है? कैश पेमेंट इनटू बैंक का अमाउंट है 5,000, तो ये हो जाएगा बाई बैंक बोल के कैश में और ये टू कैश बोल के बैंक में।
अच्छा, नेक्स्ट बोला है कैश पेमेंट टू बैंक, कैश इन हैंड एट द एंड। अच्छा, सबसे लास्ट में इतना कैश बचेगा 1200, बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो बाई बैलेंस सीडी कैश इन हैंड ये पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये तो अभी नहीं पता है कितना होगा। अच्छा, पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक, तो इसका भी एंट्री होना चाहिए, इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा। ये देखो, इसका ऑलरेडी क्रेडिटर टू बैंक हुआ है, तो बैंक में क्या हो जाएगा, बाय क्रेडिटर, बैंक में हो जाएगा बाय क्रेडिटर। अच्छा, ये लास्ट में लिखेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये लास्ट में लिखते हैं, बाकी जो बचा हुआ है सारा कंप्लीट करके। बाय क्रेडिटर बैंक में 60,270, हाँ 60,270 देख लेते, कोई बैंक कैश का ट्रांजैक्शन, बैंक कैश का, ये बैंक वाला तो कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, और क्या एंट्री है, और कोई एंट्री होगा क्या, फिर से एक बार चेक कर लेते। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, रिटर्न फ्रॉम डेटर, बैड डेट, सेल्स। अच्छा, सेल्स हम लोगों ने अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए हम लोग, कैश और क्रेडिट का। डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न, कैपिटल इंट्रोड्यूस, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, पेड इनटू बैंक, ये कर दिया। कैश परचेज ये नहीं किया शायद, परचेज टू कैश, तो परचेज टू कैश, बाई परचेज 1030 किया है, हाँ कर दिया। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड बाई कैश ये भी कर दिया, बाई एक्सपेंस, बाई एक्सपेंस 9570। अच्छा, तो मुझे तो लगता है सारा चीज हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर बाई बैलेंस जो सीडी मैंने काट दिया ना, क्योंकि वो नहीं आ रहा था उसमें, तो अब हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो, इसको क्लोज कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर अच्छा, ये यहाँ पर अगर कोई बैलेंस आएगा तो आ सकता है, अगर आएगा तो हम लोग लिख देंगे। तो कैसे करके हम लोग चेक करें। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, और कुछ एंट्री होगा क्या, सन्ड्री एसेट, ये डेटर, दो चीज मिसिंग हो जा रहा है, फिर कैसे फाइंड आउट होगा। अच्छा हाँ, एक इंफॉर्मेशन तो था ना हमारे पास, एक इंफॉर्मेशन तो और भी था कि मिक्स्ड अप करके बता दिया था, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये मिक्स्ड अप करके बताया था। ये देखो, 6960 ओपनिंग है और 8080 क्लोजिंग है, ठीक है। 6960 ओपनिंग कैश और बैंक मिला के है, 6960 दोनों मिला के है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल करके देखो कितना आता है, ये जो कॉलम है इस कॉलम का टोटल करके देखो कितना आता है। यहाँ पर हो गया 10,000, ये कितना हो जाएगा, 10,600 आई थिंक, 10,600, और ये हो गया 5,000, 15,600, 15,000 और 16,800, ये हो गया 16,800, इसका टोटल होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर मिसिंग फिगर हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर देखो बता दिया है पहले से ही कि 6,960 जो है, 6,960 जो है, ये दोनों मिक्सड अप फिगर है, ठीक है। अच्छा, तो इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे। अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं छूट रहा है, देख लेते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिट परचेज होगा, क्रेडिटर का जनरल एक्सपेंस, ओइंग सन्ड्री एसेट, स्टॉक, कैश इन हैंड एट बैंक। अच्छा, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, रिटर्न फ्रॉम डेटर, बैड डेट, सेल्स, कैश एंड क्रेडिट, रिटर्न टू क्रेडिटर, कैपिटल इंट्रोड्यूस, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश परचेज, और तो कुछ दिया नहीं है। एक मिनट,
चलिए, अच्छा देखो थोड़ा सा ट्रिकी, ये देखो यहाँ पर ये जो क्लोजिंग है 8080, ये दोनों का टोटल होगा। क्लोजिंग बैलेंस बताया है 8080 बोथ कैश एंड बैंक मिला के, तो कैश का फिर अलग से बता दिया है, तो बैंक का कितना होगा ये माइनस करके बता दो, ऐसे करने पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया, थोड़ा क्वेश्चन को ट्रिकी कर दिया। 8080 क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, बट हमें क्लोजिंग कैश पता है, तो बाकी जो बचेगा वो बैंक हो जाएगा। बताओ क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना होगा? 8080 से 1200 माइनस करने से ही पता चल जाएगा कितना होगा। 6880. अच्छा 6880 होना चाहिए। अच्छा 6880 आ रहा है। अब ये पूरा कॉलम टोटल करना पड़ेगा। 430, 9240, 3180, 6270 और 60880, इसका टोटल कितना होगा? कितना हो रहा है एक बार देख लो। 80,000. 80,000। अच्छा इसका टोटल 80,000 हो रहा है, तो इधर भी 80,000 होना चाहिए। अब इसका बैलेंस निकाल लो 80,000 और ये सब टोटल करके माइनस करो। 62,500, 8,500 कितना होगा? 71,000, 71 और 5 76,000 हो रहा है, तो 80,000 माइनस 76,000, तो ये बैलेंस करके कितना आएगा? 4,000। ये बैलेंस करके आ गया 4,000। फिर से हमें ओपनिंग का टोटल पता है, देखो ओपनिंग का टोटल पता है 6960, ये 6960 है दोनों मिला के कैश एंड बैंक, जहां पर बैंक अगर 4,000 है फिर कैश कितना आएगा ये इससे डिडक्ट करने से पता चल जाएगा, माइनस करने से 2960, माइनस करने से 2960 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कैश सेल निकाल सकते हैं। क्यों कैश सेल निकाल रहे हैं? देखो ना यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है ना कि कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, और यहाँ पर कैश एंड क्रेडिट सेल बताया है, मतलब दो तरह का सेल ऑब्वियसली है। कहाँ पर तो था, ये रहा कैश एंड क्रेडिट, इसका मतलब कैश सेल जरूर होगा। और कैश सेल का एंट्री क्या होना चाहिए? कैश टू सेल्स, इसका मतलब टू सेल्स का एक फिगर भी हमें मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा था। इसका मतलब देखो थोड़ा पजल की तरह हो गया, पहले यहाँ से इसको डिडक्ट किया, इसको टोटल, फिर इसका ये बैलेंस आया, फिर इससे ये डिडक्ट हुआ, अब यहाँ पर सेल्स जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब टोटल होना चाहिए 16,800, अब ये माइनस करके देखना पड़ेगा। 16,800 से ये दोनों माइनस करना, ये कितना होता है टोटल करने से? 4 6 10, 12,200, शायद 12,200, तो ये हो जाएगा 12,200, ये हो गया 6 और 4। ठीक है, तो ये हो गया सेल्स, कैश सेल हो गया 4,600। तो इस तरह से हम लोगों को कैश बुक को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो कैश बुक फिर से एक बार समझा देते हैं, सारा एंट्री हम लोगों ने लिख दिया, क्लोजिंग कैश बैलेंस हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग को ये भी ध्यान देना चाहिए था, एक्चुअली मैंने ये देखा नहीं कि ये दोनों टोटल जो है, पढ़ा तो था बट यहाँ पर ध्यान नहीं लगाया मैंने। ये देखो दोनों का टोटल 8080, तो एक अमाउंट अगर 1200 है क्लोजिंग का, फिर क्लोजिंग का दूसरा अमाउंट ये वाला हो जाएगा। जैसे ही एक क्लोजिंग अमाउंट मिल गया, इसको टोटल किया हम लोगों ने, यहाँ पर ये बैलेंस आ गया। फिर ये दोनों का ओपनिंग का टोटल दिया हुआ था, ओपनिंग का टोटल दिया हुआ था, तो एक अमाउंट मिल गया, दूसरा माइनस करने से मिल जाएगा, और बाकी कैश सेल। अब देखो तुम लोग सोच सकते हो कि कैसे पता चला कि कैश सेल ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया कैश एंड क्रेडिट सेल, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर कैश सेल लिखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैलेंस किया और जो अमाउंट आया वो कैश का बैलेंसिंग फिगर लिख दिए, नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टोटल भी तो 6960 आना चाहिए ना, तभी नहीं होगा। तो फिर सेल्स, ये कैश सेल हो गया। अब हम लोग क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं टू सेल्स बोल के, क्रेडिट सेल पता चल जाएगा। टोटल सेल से माइनस कर देंगे, टोटल सेल है 71,810, माइनस कर देते हैं कैश सेल 4,600, कितना हो जाएगा? 67,210 आ रहा है मेरा, तो 67,210। अब ये वाला आ जाएगा बैलेंस करने से कितना हो रहा है? ओपनिंग डेटर, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ओपनिंग डेटर कुछ ना कुछ हमारा आएगा, तो इसका टोटल हो रहा है देखो 62,500, 1,500, 14 5420 और 17,870, तो 83,740 हो रहा है। तो 83,740 और माइनस ये करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा
कितना हो रहा है 16,530, ये ओपनिंग डेटर बन गया। ठीक है, ये ओपनिंग डेटर बन गया। सन्ड्री एसेट को अगर हमें क्लोज करना है तो सन्ड्री एसेट ये हम लोगों ने खरीदा, अभी तो डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ पता नहीं चला। ये वाला देखो एक्सपेंस का हम लोगों का एक एंट्री हम लोग को मिला। एक्सपेंस का देखो कैश बुक से तुम लोग को एक एंट्री मिलेगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बोल के, तो यहाँ पर टू कैश लिख देते हैं। ठीक है, टू कैश ये हो जाएगा 9570, ये वाला एंट्री, ये देखो 9570। 9900, यहाँ पर जो बैलेंस आएगा ये हो जाएगा बाई पीएल, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस कहाँ क्लोज होता है, पीएल में होता है। तो ये बैलेंसिंग फिगर मतलब पीएल में जब लिखोगे तो 29300 लिखने से भी होगा, अदरवाइज एडजस्टमेंट करके लिखने से तो भी चलेगा। हम दिखा देंगे कैसे एडजस्टमेंट करके वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैश बुक कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी तो बनाना पड़ेगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं और ये एसेट को भी क्लोज कर लेते हैं। एसेट का हो गया 12040, अच्छा 12040 क्लोज हो गया। देखो इसमें और कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आ जाएगा देखो। क्रेडिटर, क्रेडिटर 15770, जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 600, करंट लाइबिलिटी होता है। अच्छा, उसके बाद सन्ड्री एसेट 11610, स्टॉक 8040, कैश इन हैंड एंड बैंक 6960, या फिर हम लोग चाहे तो कैश और बैंक को अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि कैश बुक से तो हम लोग का अमाउंट मिल ही जाएगा। 2960 और 4000, 2960 और 4000, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट का सारा डेटा हम लोगों ने लिख लिया। अब इसका टोटल कर लेते कितना कितना है, 11610, 8040, 2960, 4000। अच्छा, डेटर नहीं लिखा क्या मैंने, और डेटर तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, उसको भी लिख लेते हैं। सन्ड्री डेटर, उसका ओपनिंग बैलेंस तो हम लोगों ने निकाला। सन्ड्री डेटर 16530, 16530, 43140 हो गया। अच्छा, अब क्रेडिटर का यहाँ पर टोटल यहाँ होगा 43140, और क्रेडिटर है 15770 और 600, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, ये अमाउंट आ जाएगा 26,770, ये कैपिटल आ गया। अब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 8040 और क्लोजिंग स्टॉक है 11120 बाई सेल्स। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट दोनों ही आता है, कैश क्रेडिट का टोटल हमें दिया हुआ है। देखो हम लोग चाहे तो अलग अलग लिख के भी टोटल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर दिया हुआ है तो 71,810 ये डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू परचेज। अच्छा, परचेज में हमें कैश और क्रेडिट दोनों ही लिखना है। कैश परचेज दिया हुआ था क्वेश्चन में 1030, क्रेडिट शायद हम लोगों ने कैलकुलेट किया, क्रेडिटर में मिल जाएगा। ये देखो क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर में मिलेगा 58,000। फिफ्टी नाइन थाउजेंड थर्टी, ठीक है 59,030। अच्छा, इसमें रिटर्न भी था, यहाँ पर भी हमारा रिटर्न था, ये रिटर्न को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डेटर का रिटर्न था, डेटर का रिटर्न था हमारा 1450,
तो ये माइनस करने से इधर लिखना पड़ेगा 11,120 0 और ये हो जाएगा 7,0,360। अच्छा यहाँ पर भी रिटर्न होना चाहिए। इसका टोटल यहाँ लिखते हैं कैश एंड क्रेडिट परचेस 59,030 लेस रिटर्न। कितना था क्रेडिटर का रिटर्न, ये देखो 400। 58,630। अब टोटल कर लो 0,8418 81,480 टू जीपी। ये 630 है। अच्छा इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 14,810, ये आ रहा है। अच्छा अब इसे ब्रॉड डाउन करते हैं बाई जीपी, ब्रॉड डाउन 14,810 टू, यहाँ पर क्या क्या खर्चा आएगा, टू एक्सपेंस। टू एक्सपेंस बोल के हम लोग वर्किंग नोट का जो अमाउंट है उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये देखो 9300, ठीक है, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं और ब्रैकेट में लिख सकते हैं वर्किंग नोट से हम लोगों ने लिया है। ये देखो 9300 ये लिख सकते हैं, या फिर एडजस्टमेंट करके अगर लिखोगे तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस तरह से समझ के हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग वाला लेस हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली यही वाला आंसर शो करेगा। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट इधर आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसिप्ट, तो डेटर क्रेडिटर अकाउंट में मिल जाएगा। डिस्काउंट अलाउड 1500। अच्छा और डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिटर में मिलेगा, डिस्काउंट रिसिप्ट 700। अच्छा बैड डेप्ट था, पीएल में जाएगा बैड डेप्ट 420, बस और तो कोई पीएल का आइटम नहीं है। टू नेट प्रॉफिट 15,510, 15,510, 1500 और 420, तो ये हो गया 1920, 1920 और 9,300, तो बैलेंस करके 4290 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब फाइनल बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट एज एट 31st ऑफ December 2015। अच्छा 15 है। एसेट्स लाइबिलिटीज, अच्छा सबसे पहले सन्ड्री एसेट, इसका अमाउंट देखो क्लोजिंग हम लोग को ये पता है 12,040, डेटर का 17,870। अच्छा 12,040 डेटर 17,870। अच्छा इसके अलावा और क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो ये सब देख के ही हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्मली क्या क्या डेटा आना चाहिए। ये देखो क्रेडिटर आना चाहिए, अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी आना चाहिए, इसको लिख लेते हैं चलो, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस। अच्छा क्रेडिटर कितना है 12,400, 12,400। अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये हो जाएगा 330। अच्छा उसके बाद सन्ड्री एसेट लिख दिया मैंने, स्टॉक 11,120, 11,120। अच्छा डेटर
17,870। अच्छा लिख दिया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों मैंने अलग अलग लिखा है, तो यहाँ से लेके लिख सकते हैं कैश बुक से। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1200 और 6880। 1200 और 6880। कैपिटल इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। $26,770 और 4290। 26,770 4290। और देख लेते हैं कोई ड्राइंग्स या फिर कोई एडिशन तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। कैश रिटर्न, बैड डेब्ट, सेल्स डिस्काउंट, कैपिटल इंट्रोड्यूस है, नया कैपिटल 8500, तो फिर से हो जाएगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 8500, ये लिख लेते हैं। अच्छा ड्राइंग्स कुछ है देख लेते हैं। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, कैश परचेज, एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, withdrawn from bank into cash 9240, सॉरी 3180, तो ये वाला लेस हो जाएगा। लेस ड्राइंग्स 3180। अच्छा उसके बाद कैश पेमेंट इनटू बैंक 5000, ये सब तो हो गया। पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है, ये सब तो यहाँ नहीं आएगा। अब इसका एडजस्टमेंट करके लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग को यहाँ पर टोटल देखना है। अच्छा इसका टोटल कितना हो रहा है? 12,040, 17,800। 49,110। अच्छा 49,110, यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए, या ये कितना होगा ये देखना पड़ेगा। हाँ हम टैली कर रहे हैं। वो वाला हो रहा है ड्राइंग्स को लेस करने के बाद 36,380। 36,380, फिर दोनों टोटल करने से 49,110। क्वेश्चन ऐसे इजी है। एक यही वाला पॉइंट, इसको स्टार लगा के भी तुम लोग रख सकते हो। ऐसा बाकी क्वेश्चन में कहीं नहीं था कि हम लोग को ऐसे कैश बुक बना के इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाला चीज तुम लोग को सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट को स्टार लगा सकते हो कि किस तरह से हम लोगों को कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को खुद ही फाइंड आउट करना है। मतलब डेटा दिया हुआ है लेकिन वो पजल की तरह दिया हुआ है, तो उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंगल एंट्री कंप्लीट हो गया। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज फाइनल अकाउंट्स। लेकिन फाइनल अकाउंट्स के पहले एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। ये देखो, ये मैंने इंस्टीट्यूट के मैट से ही लिया हुआ है। थोड़ा सा हेजी आ गया क्योंकि पता नहीं इंस्टीट्यूट का साइट नहीं खुल रहा है, शायद कोई काम चल रहा होगा। तो प्रीवियस मैम मेरे, आज नहीं खुल रहा है। हाँ कल से ही नहीं खुल रहा है। मेरा प्रीवियस डाउनलोड था तो वो उतना क्लियर नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग बाद में, तुम लोग के पास तो बुक तो होगा ही। अच्छा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे देखो, एक्चुअली हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे जो कि तुम लोग का स्टडी नोट 3 में आ रहा है। लेकिन इसके पहले हम लोग को एक पॉइंट यहाँ पर पढ़ने के लिए बोला गया है, दैट इज 3.1 में देखो इंट्रोडक्शन और बैड डेब्ट। ठीक है, बैड डेब्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए कहा है कि बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट किस तरह से फाइनल अकाउंट्स में होगा। उसके बाद ये 3.3 में जाके तुम लोग को प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि है सिलेबस में तो आ सकता है। अच्छा एक्चुअली यहाँ पर क्या करना है ना, क्या पढ़ने के लिए बोला है, जो बैड डेब्ट का जो कैलकुलेशंस होता है वो बहुत गलत हो जाता है। मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कब कहाँ पर क्या लिखना है। उसी वजह से इस पॉइंट को अलग से दिया है कि बैड डेब्ट वाला कैसे हम लोग कैलकुलेशंस को लिखें। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। बहुत ही सुंदर से लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब अगर तुम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस देखोगे तो सबसे पहला प्रोसेस होता है जर्नल अकाउंटिंग का प्रोसेस। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग बोले तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना। जैसे कि सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब बिल्स वगैरह हो गया, क्योंकि जर्नल एंट्री जब तुम लोग सीखते हो तो तुम लोग का जो क्वेश्चन रहता है ना, मतलब अगर रियल में तो
कहाँ करोगे? तो जब स्टार्टिंग में 11 में अकाउंट सीखते हो तो रियल में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जो बुक में तुम लोग फॉलो करते हो, मतलब लिखते हो अपने कॉपी में, वहां पर तुम लोग को एक टाइम वाइज कुछ, मतलब डेट वाइज कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहता है। अब ये ट्रांजैक्शन कहाँ से मिला, कैसे पता चला कि ये सारा ट्रांजैक्शन हुआ था? वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो बिल्स रहता है, ठीक है, इनवॉइसेस रहता है, वो सबसे पता कर पाता है ऑर्गेनाइजेशन कि ये सब खरीदा गया, ये परचेज हुआ, ये लोन लिए हैं, ये सब डॉक्यूमेंट से पता चलता है, जिसे बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग जर्नल एंट्री पास करवाते हैं। जर्नल एंट्री ये रिकॉर्डिंग कहलाता है और इसे ही प्राइम एंट्री बोला जाता है, प्राइम बुक्स बोला जाता है। उसके बाद उससे हम लोग क्या करते हैं, लेजर, जर्नल से लेजर करते हैं, जिसे बोला जाता है पोस्टिंग। मतलब जो चीज हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया उसको अब एक पैटर्न में, एक सिस्टमेटिक वे से हमें पोस्ट करना है, दैट इज पोस्टिंग, दैट इज लेजर। और फिर लेजर जैसे बन गया, उससे हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। इससे मेनली ट्रायल बैलेंस का बेनिफिट होता है कि हम लोग को एरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है कि हम लोगों ने जो लेजर को टैली किया है कहीं गलत तो नहीं हुआ है, कि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं टैली होता है तो इसका मतलब लेजर में कहीं ना कहीं तो गलत है, या फिर हो सकता है जर्नल में भी हम लोगों ने गलत किया। लेकिन कभी कभी ऐसा एरर भी होता है जो कि मतलब ट्रायल बैलेंस से हम लोग नहीं समझ सकते हैं, एरर होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। इसका भी तुम लोग का एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, तो वहां पर इसका डिटेल्स देखेंगे। लेकिन फिलहाल यही समझो कि ट्रायल बैलेंस तो हम लोग किस लिए यूज करते हैं, एक्यूरेसी पता करने के लिए, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अब उससे बनता है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ही फाइनल डेस्टिनेशन है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स का 3 मेन पोर्शन होता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे, देखो कंपनी के लिए नहीं करेंगे, इंडिविजुअल के लिए करेंगे। ठीक है, ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब जो लोग प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। तुम लोग का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल का बात होगा, इसीलिए मैंने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कहा। लेकिन अगर कंपनी होता तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं होता। कंपनी होने से एक ही दो स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ही ट्रेडिंग पीएल का डेटा को एक अलग तरह से लिखा जाता है, मतलब उसका लिखने का पैटर्न अलग है। ठीक है, और जो बैलेंस शीट है कंपनी का वो भी अलग है, टी शेप में नहीं होता है। और अभी ट्रेडिंग पीएल भी एक ही साथ होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि दो ही मेन जो मतलब डेस्टिनेशन है वो बनेगा। एक हो जाएगा हमारा पीएल का स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पीएल का स्टेटमेंट, और एक हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट का स्टेटमेंट। ये देखो, इसीलिए फाइनल डेस्टिनेशन क्यों है, क्योंकि ट्रेडिंग से पता चलेगा कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, पीएल से पता चलेगा कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, और बैलेंस शीट से पता चलेगा कितना एसेट और लायबिलिटी है। ये देखो, एज डिस्कस्ड अर्लियर दिस फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स का होता है मेनली। एक इनकम स्टेटमेंट, देखो यहाँ पर भी इनकम स्टेटमेंट लैंग्वेज यूज किया है। इनकम स्टेटमेंट मतलब हम लोगों ने क्या अर्न किया, मतलब प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, विच रिफ्लेक्ट्स द आउटकम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस में हम लोगों ने जो भी एक्टिविटीज की है, लाइक सेल, परचेज, ठीक है, तो उसका आउटकम क्या है। तो ड्यूरिंग और एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड, हम लोग तो फाइनल अकाउंट्स हर एक अकाउंटिंग पीरियड का बनाते हैं, क्योंकि सिस्टम ही वैसा है कि 12 मंथ्स के रिगार्डिंग हम लोग बनाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है हर एक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस का जो आउटकम है वो क्या है, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। एंड बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस का। ये देखो, सो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या दिखाएगा, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब एसेट। ठीक है, रिसोर्स मतलब क्या होता है, रिसोर्स मतलब संपद होता है। ठीक है, मतलब संपत्ति होता है। तो रिसोर्स ओन्ड एज एसेट, रिसोर्स जो हम लोगों ने एज ए एसेट के तरह रख रखा है। ठीक है, और इस एसेट को खरीदने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए था। ठीक है, पैसा चाहिए था, या फिर हम लोग उसे लाइबिलिटी मतलब लोन से भी खरीद सकते हैं, या फिर हम लोग उसे क्रेडिट परचेज भी कर सकते हैं। देखो, हम लोग जो एसेट बनाए हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में 2 तरह का एसेट होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक करंट होता है। ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट वगैरह हम लोगों ने बनाया है, जो कि रिसोर्सेज हमारे पास है, वो कैसे बनाया है, ऑब्वियसली फंडिंग करके, मतलब कहीं ना कहीं से तो पैसा लाए होंगे, या तो खुद का पैसा लगाया, दैट इज कैपिटल, या तो मार्केट से लोन लिया, दैट इज लाइबिलिटी।
तो एसेट और लाइबिलिटी एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं, ठीक है। तुम्हारा एसेट है पर लाइबिलिटी नहीं है, ये तुम नहीं बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एसेट है तो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी है तो एसेट है। हाँ, अब लाइबिलिटी ओन लाइबिलिटी है या लोन लाइबिलिटी है वो अलग बात है। अगर किसी से लोन नहीं भी ले रहे हो तो ऑब्वियसली कैपिटल तो जनरेट हो रहा होगा ना, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो तभी एसेट खरीद पा रहे हो। उसी तरह से, या अगर कैपिटल नहीं है हम लोगों के पास तो और एक ऑप्शन है, या तो हम लोग क्रेडिटर से क्रेडिट में परचेज कर सकते हैं, वो क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। और अगर लोन लेके हम लोग परचेज कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म लोन है तो फिर वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएगा, और शॉर्ट टर्म लोन है तो वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। The objective of financial statement is to provide information about the financial strength। मतलब objective of financial statement क्या है, मतलब ये जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनेगा इससे हमें क्या क्या मिलेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन का, उनका परफॉर्मेंस पता चलेगा, और चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज यूजफुल टू ए वाइड रेंज ऑफ यूजर्स इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इससे क्या होगा, जो यूजर्स है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दो तरह का यूजर होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब मान लो कोई एक कंपनी के बारे में अगर बताए जो कि शेयर होल्डर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब शेयर होल्डर लोग आउटसाइडर नहीं होते, इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को तो ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी माना जाता है। जैसे मान लो कोई इन्वेस्टर है, कोई क्रेडिटर है जो कंपनी को क्रेडिट में गुड्स वगैरह सेल करता है, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। कैश फ्लो वो देखना चाहेगा कि मुझे इस कंपनी को क्रेडिट में चीज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कहीं ये लॉस मेकिंग तो नहीं है। तो इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों के लिए ये जो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डिसीजन के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ऐसा इसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो ईच एंड एवरीवन को। रेलिवेंट डेटा होना चाहिए, रिलायबल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और इसे हम लोग कंपेयर कर सके, ऐसे मोड में हम लोग इसे रेडी करेंगे, ठीक है। रिपोर्टेड एसेट मतलब वहां पर जो एसेट के बारे में बताया गया है दैट इज रिपोर्टेड एसेट। लाइबिलिटीज एंड इक्विटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल पोजीशन। एक्चुअली क्या होता है, वहां पर हम लोगों ने जो लिखा हुआ है वही हमारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली रिलेट करेगा। रिपोर्टेड इनकम एंड एक्सपेंसेस, और रिपोर्टेड जो इनकम एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इससे पता चलेगा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। प्रॉफिट लॉस से पता चलता है परफॉर्मेंस, और बैलेंस शीट से पता चलता है पोजीशन, कि कितना खुद का पैसा लगाए हम लोग, कितना कैपिटल है, कितना लोन है, कितना फिक्स्ड एसेट है, डेटर कितना है, कितना लिक्विड कैश है, ये सब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंटेंडेड टू बी अंडरस्टैंडेबल बाय रीडर्स, और रीडर जो है उनको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है, who have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting and who are willing to study the information diligently, ठीक है, ताकि वो लोग अपना जो इंफॉर्मेशन जो भी लिखा हुआ है वो आराम से पढ़ सके, समझ सके और उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सके, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ कंसेप्चुअली दिस स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। अच्छा देखो यहाँ पर अब हम लोग को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हम लोगों को बैड डेप्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हम तुम लोग को कह रहे थे। तो देखो डेप्ट यानी यहाँ पर कोई लोन नहीं है, डीईबीटी डेप्ट, इसका मतलब है डेटर का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। द अमाउंट विच इज रिसीवेबल फ्रॉम ए पर्सन, रिसीवेबल फ्रॉम ए पर्सन किससे मिलेगा, कस्टमर से, कस्टमर को क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। रिसीवेबल फ्रॉम ए पर्सन और एक कंसर्न, या फिर किसी मतलब किसी और से भी हमें मिल सकता है, कोई इंडिविजुअल से, इंडिविजुअली हमारा कस्टमर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम लोग होलसेलर है तो बहुत सारे रिटेलर हमारे कस्टमर हो सकते हैं, तो इसीलिए बोल रहा है। और एक कंसर्न फॉर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, या तो हम लोगों ने उसे गुड्स सप्लाई किया है या तो हम लोगों ने उसे सर्विस दिया है, दो ही चीज बेच सकते हो, या तो प्रोडक्ट बेच दो या तो सर्विस बेच दो, ठीक है। इज कॉल्ड डेप्ट। यहाँ पर डेप्ट मतलब लोन नहीं, ठीक है। तो ये देखो तीन तरह का डेटर हो सकता है, एक तो बैड डेप्ट, एक डाउटफुल डेप्ट और एक गुड डेप्ट। बैड डेप्ट मतलब हम लोगों का जो कंफर्मेशन आ चुका है कि ये पैसा हम लोगों को नहीं मिलेगा, फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है, मतलब एकदम कंफर्म्ड है कि ये पैसा हम लोगों को नहीं मिलेगा, दैट इज बैड डेप्ट। देखो बैड डेप्ट्स आर अनकलेक्टेबल, मतलब हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते। इररिकवरेबल मतलब रिकवर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई डेप्ट। और डेप्ट्स विच आर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब किसी भी हालत में नहीं मिलेगा, तभी हम लोग उसे कंफर्म करने के बाद ही बोलेंगे बैड डेटर, दैट इज बैड डेप्ट।
टू कलेक्ट इज कॉल्ड बैड डेप्ट इफ इट इज डेफिनेटली नोन। देखो अगर हमें पूरी पता है, डेफिनेटली पूरा श्योर हमें पता है कि दैट अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम ए कस्टमर कैन नॉट बी रियलाइज्ड एट ऑल, किसी भी तरह से हम लोग उस कस्टमर से ये पैसा नहीं रिकवर्ड कर पाते, इट शुड बी ट्रीटेड एज बिजनेस लॉस एंड शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसे बिजनेस लॉस बताएंगे, इसे प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। देखो क्यों अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं ये बता रहा है। हम लोग कहां पर लिखते हैं, पीएल के डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैड डेब्ट। अगर हम लोग टू बैड डेब्ट पीएल के डेबिट साइड में नहीं लिखते तो हमारा प्रॉफिट उतने अमाउंट से ज्यादा दिखता। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर चार्जिंग बैड डेब्ट 100 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट 500 आ रहा है। अगर हम लोग बैड डेब्ट चार्ज नहीं करते वहीं पर हमारा प्रॉफिट 600 रुपए आ जाता, तो इसी को बोला जा रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये लॉस को कैसे रिकवर करें, मतलब कैसे एडजस्ट करें। तो ठीक है, लॉस को पहले लिख दो तो जो प्रॉफिट आएगा वो कम दिखेगा। ठीक है, मतलब लॉस रिकवर करके प्रॉफिट हमें शो होगा। इन शॉर्ट द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द करंट ईयर टू कंफर्म द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग भी इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल भी फॉलो होता है, क्योंकि बहुत सारा प्रिंसिपल रहता है, जैसे मॉनिटरी प्रिंसिपल होता है, मैचिंग प्रिंसिपल होता है। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब कुछ भी एक हमारा अगर मतलब डेबिट हो रहा है उसके अगेंस्ट में कुछ एक क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, इसी बेसिस को मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाता है इस वजह से। नेक्स्ट कौन सा आता है, देखो डाउटफुल डेब्ट, मतलब ऐसा डेटर जिसपे हमें डाउट है। ठीक है, डाउट है मतलब पैसा दे भी सकता है, पैसा नहीं भी दे सकता है, मतलब अभी भी कंफर्मेशन तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाउट है। द डेब्ट विच विल बी रिसीवेबल और कैन नॉट बी असर्टेनेबल, मतलब या तो वो मिल जाएगा, विच विल बी रिसीवेबल मतलब मिलेगा ही मिलेगा ऐसा तो नहीं पता है, बट मिल जाएगा ऐसा लग रहा है, या फिर कैन नॉट बी असर्टेनेबल एट द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। लेकिन हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तब तक हम लोग एकदम मतलब डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि ये पैसा मुझे मिलेगा ही। ठीक है, अभी भी वो रिसीवेबल विल बी रिसीवेबल हालत में है। ठीक है, रिसीव हो जाएगा ये हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन नहीं दे सकते, दैट इज एसर्टेन नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों को इसको एज ए गुड डेब्ट लिखना चाहिए या बैड डेब्ट लिखना चाहिए, तब हम लोग उसे लिखेंगे डाउटफुल डेब्ट। दैट इज द डेब्ट विच आर डाउटफुल टू रियलाइज इज नोन एज डाउटफुल डेब्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, जैसे ये कंफर्म नहीं मिलेगा, पता चल गया, लेकिन इस पे डाउट है। प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ लॉस ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो प्रैक्टिकली सोचो हम इसे कैसे लॉस बता दें, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि ये लॉस होगा, अगर पैसा मिल जाए तो लॉस तो नहीं होगा ना। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होता है, एज सच इट कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ, ये हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते, जैसे बैड डेब्ट राइट ऑफ करते हैं बैड डेब्ट को पीएल में, वैसे नहीं कर सकते। बट इसको पीएल में कैसे लिखेंगे, इट शुड बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द फर्म। मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से फर्म को पता है कि कितना परसेंट, क्योंकि देखना तुम लोग जब इसका आगे क्वेश्चन करोगे या फिर 11 में भी जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स किए थे तो डाउटफुल डेब्ट का ना एक परसेंटेज रहता है, 2% ऑफ पीबीडीडी क्रिएट करो, 5% ऑफ पीबीडीडी। ये क्या है, ये फर्म का एक एक्सपीरियंस है कि 2% पीबीडीडी मतलब 100, अगर 100 रुपए का मेरा डेटर है उसमें मुझे 2 रुपए नहीं मिलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस से हम शेयर कर पा रहे कि 2 रुपए नहीं मिलेगा, 98 मिल जाएगा। तो ये हम लोग पीएल में लिखेंगे तो वो लॉस कहलाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसे पीएल में किस तरह से चार्ज करेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस से चार्ज करेंगे, एक एस्टिमेटेड अमाउंट से चार्ज करेंगे, इसका इस तरह से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये भी जाएगा पीएल में। और गुड डेब्ट क्या होता है, द डेब्ट विच आर नॉट बैड, जो बैड नहीं है, मतलब जिन्होंने टाइम पे पैसा दे दिया या फिर टाइम से पहले दे दिया। देयर इज नाइदर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट नॉर एनी डाउट अबाउट इट्स रियलाइजेशन इज कॉल्ड गुड डेटर, एज सच नो प्रोविजन इज नेसेसरी फॉर इट। इस वजह से इसके ऊपर कोई प्रोविजन करना नेसेसरी नहीं है, तो गुड डेटर है तो क्यों प्रोविजन करे। अच्छा, अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के बारे में क्या बोला है, देखो For any business, purchase and sales are the most regular and main activity. This attracts business connection with lots of people either giving or taking benefits of credit. देखो बिजनेस में मेनली दो ही तरह का काम ज्यादा होता है, एक परचेज और एक सेल होता है। ठीक है, इसी वजह से सब्सिडियरी बुक्स भी बने हुए हैं। ठीक है, परचेज और सेल ये सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए तो सब्सिडियरी बुक्स भी बना हुआ है, क्योंकि जर्नल बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तो ये देखो यहाँ पर बोल रहा है दिस अट्रैक्ट्स बिजनेस कंसर्न विथ लॉट्स ऑफ पीपल आइदर गिविंग और टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट। अब देखो अगर हम लोग बोलेंगे डर से कि भाई मुझे सिर्फ गुड डेटर चाहिए, मुझे बैड डेटर नहीं चाहिए, मुझे डाउटफुल डेटर नहीं चाहिए, मुझे इतना रिस्क नहीं लेना, तो हम बोलेंगे हम सिर्फ कैश ही सेल करेंगे। लेकिन इससे कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर हम लोग क्रेडिट में सेल नहीं करेंगे, कुछ हम लोग ऐसा अगर बेनिफिट नहीं रखेंगे कस्टमर के लिए, तो फिर हमारा कस्टमर कम हो जाएगा, कंपटीशन में हम लोग टिक नहीं सकते। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट का बेनिफिट तो देना ही पड़ेगा। और जब हम लोग बिजनेस करेंगे ना तो क्रेडिटर को भी बोलेंगे ठीक है अब की बार हम लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है नेक्स्ट बार जब आएंगे तब प्रोडक्ट लेने तब इस बार का पैसा देके जाएंगे। मतलब क्या करते हैं, पार्ट पार्ट करके पेमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं कि क्रेडिटर हमें बेनिफिट दे दे, तो सिमिलरली डेटर भी सोचता होगा कि मुझे भी ये जो दुकानदार है कुछ बेनिफिट दे दे, ठीक है। मतलब बेनिफिट मीन्स 2 दिन बाद पैसा देने से अगर चलेगा तो बेटर होता, दैट इज क्रेडिट सेल। डेटर्स आर दोज पर्सन हु टेक द बेनिफिट ऑफ डिलेड पेमेंट। डेटर वो होते हैं जिनको डिलेड पेमेंट करने का बेनिफिट मिलता है। क्रेडिटर अलाउ क्रेडिट पीरियड टू पे लेटर, और क्रेडिटर वो होते हैं जो बोलते हैं ठीक है बाद में पेमेंट कर देना चल जाएगा। दैट मीन्स इन ईच केस देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ सेल और परचेज एंड द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ द कैश और पेमेंट ऑफ कैश, ठीक है। इसका मतलब देखो सेल करना और उस सेल के रिगार्डिंग जो कैश हमें मिलने वाला था उसमें एक टाइम गैप होता है क्रेडिट सेल के केस में। सिमिलरली जब हम लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया क्रेडिटर से और क्रेडिटर को जो पेमेंट करेंगे उसमें एक टाइम गैप जनरेट होता है, और इस टाइम गैप के वजह से ही तो ये सब डाउट अराइज होता है, क्या पता पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ डेटर। द डेब्ट विल बी कलेक्टेड इन टाइम यानी गुड डेटर, द डेब्ट मे नॉट बी कलेक्टेड एट ऑल, मे नॉट बी, ठीक है, मे नॉट बी कलेक्टेड एट ऑल ये बता रहा है। द डेब्ट मे बी क्लियर्ड बिफोर ड्यू डेट। अच्छा ये देखो टाइम पे मिल सकता है, ये हो सकता है कि नहीं भी मिले, और ये क्लियर हो सकता है बिफोर ड्यू डेट। और सिमिलरली ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर 3 पॉसिबल रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्या होता है, द डेब्ट विल बी पेड इन टाइम, the debt may not be paid at all, the debt may be cleared before due date। अब सारे केस में देखो कैसे हम लोग इसे डिनोट करेंगे। in the above explanation in case 1 when the debts are collected in time we call the debtor to be good, जैसे मैंने कहा good debtor। in the above explanation in case 2 when the debts are not collected at all we call the debtor to be bad, अगर नहीं पैसा मिलेगा तो हम लोग उसे bad debtor बोलेंगे। the debt may be cleared बिफोर ड्यू डेट, इसको क्या बोला जाएगा, देखो द डेब्ट मे बी क्लियर्ड और कलेक्टेड बिफोर ड्यू डेट वी कॉल द डेटर टू बी गुड एंड दे आर अलाउड कैश डिस्काउंट एज ए रिवर्ट टू पे अर्लियर, इसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये वाला चीज हम लोगों ने कोई एक चैप्टर में किया हुआ है, आई थिंक डिपार्टमेंट या फिर ब्रांच में किया हुआ है प्रॉम्प्ट पेमेंट का, ठीक है मुझे लगता है ब्रांच में। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है, जब टाइम से पहले, मतलब मान लो पेमेंट किसी को आज करना था उसने, या फिर मान लो पेमेंट किसी को 18 अप्रैल करना है, आज 15 अप्रैल है, आज ही मान लो उसने पेमेंट कर दिया 3 दिन पहले, तो कुछ डिस्काउंट देंगे तो वो भी मोटिवेटेड रहेगा, अच्छा ठीक है 3-4 दिन पहले देने से मुझे थोड़ा बहुत और भी कम देना पड़ रहा है। मान लो 100 रुपए बिल हुआ था, 90 रुपीज लेके 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, तो ठीक है, तो फिर अगर 3-4 दिन पहले देने से और भी कैश डिस्काउंट मिलता है तो कस्टमर भी मोटिवेटेड रहेगा। और हमेशा जो बिजनेसमैन है उसके पास तो पैसा होना जरूरी होता है, उसके पास पैसा जितना भी हो उसे कम लगता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बिजनेस को सर्कुलेट करना पड़ता है, तो इसीलिए ऐसा सब चीज किया जाता है। देखो कैश डिस्काउंट दिया जाएगा किन लोगों को, जो ड्यू डेट के भी पहले पेमेंट कर देंगे। अच्छा उसके बाद देखो whatever be the case from the date of sale to the date of ultimate collection of debt there remains an anxiety on behalf of the seller for which a seller makes provision from profit and loss account to protect such loss beforehand। लेट अस सी द फॉलोइंग चार्ट। मतलब बोल रहा है कि क्योंकि अगर हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे तो डेट ऑफ सेल से लेके डेट ऑफ कलेक्शन का जो मिडिल का गैप होता है उसमें एक एंग्जाइटी रहता है सेलर को कि पता नहीं मेरा ये 3 कंडीशन हो सकता है, बेच तो दिया मैंने भाई उधार में, लेकिन डेटर बैड भी हो सकता है, डेटर डाउटफुल भी हो सकता है, डेटर गुड भी हो सकता है। तो वो ये चार्ट जो है वही बता रहा है, ये तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकता है। द डेटर बिकमिंग बैड आर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है, जो बैड डेटर हो जाता है ना उसको लिस्ट से डिलीट कर दो, जिसने मेरा पैसा मार लिया, पैसा दिया ही नहीं, उसको अब डेटर क्या बोले, उसको हटाओ,
ठीक है, तो डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द डेटर, इसीलिए उसको डेटर से लेस किया जाता है। एंड द अमाउंट इज डिडक्टेड फॉर द अमाउंट ऑफ ग्रॉस डेटर, और ये अमाउंट कहां से डिडक्ट करना पड़ेगा, ग्रॉस डेटर से डिडक्ट करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल भी है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखो, डेटर 1 लाख है, बैड डेप्ट हुआ है 2000, तो इसको हटा दो, मतलब ये 2000 मिलेगा ही नहीं। डेटर मतलब मार्केट में रिसीवेबल अमाउंट, ये देखो डेटर मतलब क्या होता है, डेटर मतलब मार्केट में रिसीवेबल अमाउंट, डेटर 1 लाख है, ठीक है, लेकिन हम लोग कंफर्म है कि हम लोगों को कितना नहीं मिलेगा, 2000 नहीं मिलेगा, तो लेस करेंगे बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, ये जैसे ही लेस कर रहे हैं मतलब बैड डेटर को हम लोग हटा रहे, डिलीटेड बोला ना, डिलीटेड फ्रॉम द डेटर का अमाउंट से डिलीट कर देना है, तो डिलीट करने का मतलब यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करने पे ये 98,000 आ गया, इसका मतलब मेरा मार्केट से 98,000 ही रिकवर हो सकता है, ठीक है। अब उसके आगे यहाँ पर क्या बोला था, द बैलेंस रिमेन इज ऑल डाउटफुल, ठीक है, बैलेंस में भी हम लोग क्या करेंगे, अब डाउट करेंगे कि क्या पता ये मिले ना मिले, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं हुआ है पेमेंट करने का, पता नहीं और कौन कौन बैड डेप्ट हो जाए या फिर कौन कौन और डिले कर दे, पता नहीं देगा नहीं देगा, तो ये बोला जा रहा है द बैलेंस रिमेन इज ऑल डाउटफुल एंड हेंस, इसीलिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज मेंटेन्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डाउटफुल डेप्ट व्हेन सच प्रोविजन इज आल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द नेट डेटर। अब देखो डाउटफुल कितना आ गया फिर 98,000, ये पूरा का पूरा ये डाउटफुल होता है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कितना प्रोविजन करें वो हमें क्वेश्चन में बताएगा कि कितना प्रोविजन करना है। देयरफॉर ए प्रोविजन फॉर कहा गया बैलेंस रिमेन्स एक्सपेक्टेड टू बी गुड आर सपोज टू बी क्लियर देयर ड्यूज इन ड्यू टाइम। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं कि कितना प्रोविजन करने के लिए बोला है। अच्छा 10%, ये देखो एग्जाम्पल में लिया है ना से 10%, तो हम लोग यहाँ पर लेस कर देते हैं, 10% प्रोविजन करना चाहते हैं ये डाउटफुल के ऊपर, तो 10% प्रोविजन यानी 9800, बचा कितना 88200, ये पूरा का पूरा हम लोग मान लेंगे गुड, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये देखो ये हम लोग अपने बिजनेस एक्सपीरियंस से सोच रहे हैं कि हर साल तो लगभग 9% हमारा डाउटफुल होता है, इस साल हम लोग 10% सोचते हैं, या फिर एक ट्रेंड के हिसाब से 10% हम लोग प्रोविजन करके रखते हैं, मतलब 10% पैसा दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, लेकिन 88,200 जो है वो पैसा देगा, ठीक है, 88,200 जो है वो पैसा देगा। और जो लोग पैसा देगा उसमें ऐसे कस्टमर भी होंगे जो ड्यू डेट के पहले दे देंगे। देखो ये पूरा कलेक्शन था, ये जो बैड डेप्ट है ये कभी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं, ये पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो फिर जैसे ही इंसान के साथ ऐसा होता है तो इंसान को डाउट लगता है कि पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा। अब 98,000 में भी डाउट है, लेकिन मैक्सिमम लोग अच्छे होते हैं, बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं कि जो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजन कर रहा है, देखो कितना प्रोविजन कर रहा है 10%, मतलब 100 रुपए में इसको पता है कि 10 रुपए तो मेरा जाएगा ही जाएगा, ये मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है, तो गुड डेटर हो जाएंगे 88,200। अब इसके भी दो कैटेगरी हो जाएंगे, जो टाइम पे पेमेंट करेंगे और एक जो है बिफोर टाइम पेमेंट करेंगे, ठीक है। जो बिफोर टाइम पेमेंट करेंगे उनको फिर से डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है, उनको फिर से डिस्काउंट देना पड़ेगा, दैट इज कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर कैश डिस्काउंट देंगे तो मेरा रिसीवेबल अमाउंट फिर से कम हो जाएगा, मुझे 88,200 नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा अगर डिस्काउंट देंगे। अब देखो यहाँ पर भी डिस्काउंट सोच के रखा है, एक एग्जांपल लिया है से 5%, ये देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो ये कितना हो जाएगा 4410, यहाँ किया हुआ है यहीं से कर लेते हैं हम, 83,790, ये नेट बैलेंस हो गया। नेट बैलेंस देखो कहाँ 1 लाख था वहां से कम होके 83,790 हो गया, यही चीज यहाँ पर बोला है। देखो मेंटेन ऑन द अमाउंट ऑफ डाउट, ये देखो व्हेन सच प्रोविजन इज कॉल्ड डिडक्टेड फ्रॉम द नेट डेटर द बैलेंस रिमेन इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड एंड आर सपोज टू क्लियर देयर ड्यूज इन ड्यू टाइम, देयरफॉर ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड इज मेड ऑन सच अमाउंट।
एक्चुअली ये वाला जो डिस्काउंट का बात आता है ये उन्हीं डेटरों को मिलेगा जिन्होंने बिफोर टाइम यानी बिफोर ड्यू डेट पेमेंट किया होगा, उन लोगों के लिए ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और प्रोविजन इसीलिए किया जाता है क्योंकि प्रोविजन करने से क्या होगा, हम लोगों का जब लॉस होगा ऑन दैट मोमेंट तो हम लोग उसे क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, और जब डिस्काउंट देंगे तो भी बैलेंस कर पाएंगे। ये प्रोविजन है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 5% ही हमें डिस्काउंट देना पड़े, ठीक है। हम लोगों ने इतना 5% सोच के कर रखा है, अब डिपेंड कर रहा है कितने लोग हम लोगों को ड्यू डेट के पहले देंगे। हम लोगों ने तो एजम्पशन किया है कि टोटल में 5% देते हैं, बिजनेस एक्सपीरियंस है, बट इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये जस्ट एक एजम्पशन है, और वैसे ये प्रोविजन वाला भी कम ज्यादा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग एंट्री है, देखो अकाउंटिंग एंट्री बता देते हैं। फर्स्ट देखो क्या बोला है, बैड डेप्ट। अगर कोई बैड डेप्ट ऑकर होता है तो एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट जैसे ही होगा डेटर कम हो जाएगा, बैड डेप्ट लॉस होता है तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। अब इसे क्लोज कहाँ करना है, अच्छा अब प्रोविजन अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो प्रोविजन हमेशा प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। प्रोविजन जो है वो हमेशा प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, किसी भी तरह का प्रोविजन हो, चाहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, प्रोविजन फॉर हमारा डाउटफुल डेप्ट हो, वो हमेशा प्रॉफिट से क्रिएट किया जाएगा। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा अगर हम लोग प्रोविजन के हिसाब से हटा के रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसीलिए पीएल डेबिट। और कोई भी प्रोविजन क्रिएट करना लायबिलिटी होता है, इसीलिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब जब बैड डेब्ट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ क्लोज होता है, पीएल में। बैड डेब्ट टू डेटर था, पीएल टू बैड डेब्ट, तो एक्चुअली बैड डेब्ट कैंसिल, पीएल टू डेटर, यही वाला पैटर्न रेडी हुआ। तो हम लोग तो इसे दो बार में ही करेंगे, एक बार बैड डेप्ट टू डेटर, फिर पीएल टू बैड डेप्ट, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर सेम फिर से दिया है, देखो सेकेंड ईयर भी ऐसा हो जाएगा, बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर, मतलब ईयर वाइज दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेप्ट। फिर से देखो, अच्छा इफ क्लोजिंग प्रोविजन इज मोर देन ओपनिंग प्रोविजन तो क्या होगा, इफ क्लोजिंग बैलेंस इज लेस देन ओपनिंग प्रोविजन तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर जो किया हुआ है कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या चक्कर है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि मोर देन होने से ऐसे होगा, लेस देन होने से ऐसे होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ 5000। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखो एग्जाम्पल को एक बार समझ लेते हैं। Provision for doubtful account shows a balance of 5000 on Jan 1 2014। तो 1/1/2014 PBDD, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट बोला जाता है, तो हम इसे PBDD लिख देते हैं शॉर्ट में, वो है 5000, ठीक है 5000। ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। क्यों ओपनिंग बैलेंस होगा, ये बोल रहा है, देखो लैंग्वेज देख के, शोज ए बैलेंस, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। द बैड डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर 2014 3000, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब 31 दिसंबर 2014 के बीच में बैड डेब्ट हुआ है 3000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है द सन्ड्री डेटर ऑन 31 दिसंबर 2014 50,000। अच्छा, यहाँ पर सन्ड्री डेटर 50,000, सन्ड्री डेटर है 50,000। अच्छा, ऑन डिसंबर 31 2014 देयर वाज एन एडिशनल बैड डेप्ट ऑफ 3000। अच्छा, यहाँ पर फिर से बैड डेप्ट आ गया, एडिशनल बैड डेप्ट, इसका अमाउंट भी है 3000, ठीक है, इसका अमाउंट भी है 3000। क्रिएट ए न्यू प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर, बैड डेप्ट रिकवर्ड 500। अच्छा, न्यू पीबीडीडी क्रिएट करना है, न्यू पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 10% और बैड डेप्ट रिकवर बोला है, बैड डेप्ट रिकवर 500, ठीक है, ये 500 बोला है। हम लोगों को यहाँ पर अकाउंट बनाना, यू आर रिक्वायर्ड टू, देखो क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम लोग लेजर और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते थे तो तुम लोग देखना, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेप्ट रहता था और एक ट्रायल बैलेंस के बाहर भी बैड डेप्ट रहता था, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोल के। तब तुम लोग क्या करते थे, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता था उसे डायरेक्ट पीएल में लिख देते थे टू बैड डेप्ट बोल के, ठीक है, टू बैड डेप्ट बोल के लिख देते थे। और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर
बाहर रहता था उसको 2 बार एडजस्ट करना पड़ता था, एक बार पीएल में लिखते टू फर्दर बैड डेब्ट बोल के, ठीक है, और एक बार कहाँ लिखा जाता था बैलेंस शीट में डेटर से लेस कर देते थे बैड डेब्ट बोल के, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर जितना भी डेटा रहता है वो 2 बार एडजस्ट होता है। तो ये देखो सन्ड्री डेटर से बैड डेब्ट लेस करते थे, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तुम लोग बता सकते हो यहाँ पर कौन सा वाला ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला बैड डेब्ट और कौन सा ट्रायल बैलेंस के बाहर का है एडिशनल वाला है? तो दोनों 3000 ही लिखा हुआ है, लेकिन इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि अमाउंट वैसे दिया हुआ है। लेकिन मुझे बताओ, हम ऐसे करके दिखा रहे हैं तुम लोगों को, ये जो बैड डेब्ट है, मुझे इतना बताओ, ये जो बैड डेब्ट है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला है या ट्रायल बैलेंस के बाहर का है? ये मैम वाला वो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर का है, उसके बाद ही तुम लोग को एडिशनल पता बाहर। चल। हाँ, और ये एडिशनल ये वाला है, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब ये एडजस्ट होने के बाद 50,000 हम लोगों ने काउंट किया था कि डेटर इतना है, ठीक है। उसके बाद पता चला कि फिर से 3,000 का मेरा बैड डेब्ट हो गया है। मतलब फाइनल अकाउंट्स तो बनने में एक टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं कि 31 दिसंबर को बैठ गए और बना लिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे बनते रहता है, तो वो एक आधा डेटा उसके बाद भी निकलते जाता है। तो ये देखो जब ये बन रहा था ऑन दैट मोमेंट फिर से एक बैड डेब्ट आ गया, ठीक है, फिर से एक बैड डेब्ट आ गया, तो ये एडिशनल बैड डेब्ट का बात हो रहा है। अच्छा, न्यू प्रोविजन हम लोग को क्रिएट करना है 10% और बैड डेब्ट रिकवर हुआ है 500। तो यहाँ पर तुम लोग का जैसे जो अकाउंट को फॉलो किया गया है हम भी वही अकाउंट दिखा देते हैं तुम लोग को। एक तो इन लोगों ने बनाया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अच्छा, दूसरा अकाउंट है बैड डेब्ट, अच्छा, नेक्स्ट है बैड डेब्ट रिकवरी, अच्छा, उसके बाद पीएल, और लास्ट में बैलेंस शीट। अच्छा देखते हैं, चलो इधर हो जाएगा, आई थिंक बैलेंस शीट इधर कर देंगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से देख के क्वेश्चन को आगे करते जाते हैं। देखो ओपनिंग बैलेंस मिल गया है हम लोगों को, पीबीडीडी का ओपनिंग बैलेंस मिल गया। हम लोग एक ही साल का कर रहे हैं, 14 पूरे 2014 का जैन टू दिसंबर का। तो पीबीडीडी एक लाइबिलिटी है, मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताया था। तो बताओ ये पीबीडीडी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो किधर जाएगा? टू साइड जाएगा या बाई? बैलेंस ओपन बाई बैलेंस बीडी होगा, ठीक है, लाइबिलिटी है, बाई बैलेंस बीडी 5,000। अब आगे पढ़ते हैं, देखो फिर क्या हुआ। फिर ड्यूरिंग द ईयर एक बैड डेब्ट हुआ, तो बैड डेब्ट का एंट्री क्या होता है? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बताओ? बैड डेब्ट होने से सबसे पहले क्या कम हो जाएगा? जैसे बैड डेब्ट हुआ मेरा डेटर कम हो पीएल जाएगा ना, ये डेटर, उसके बाद वो पीएल डेटर। में चार्ज होगा, पहले डेटर कम होगा, ठीक है। तो बैड डेब्ट होने से मेरा डेटर कम होगा, तभी तो डेटर 1,00,000 से 98,000 हो गया। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर देखो अभी हम लोगों ने इसका एंट्री भी रीड किया था, ये देखो बैड डेब्ट टू डेटर, फिर वो क्लोज होता है पीएल में। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर 3,000, ये वाला एंट्री हो गया। अब 31 दिसंबर में सन्ड्री डेटर 50,000 है, एडिशनल बैड डेब्ट फिर से 3,000 का बैड डेब्ट हुआ है, तो फिर से 3,000 का बैड डेब्ट का एंट्री करेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर 3,000। अच्छा, ये हो गया 3,000 फिर से लिख दिया मैंने। अच्छा, और बैड डेब्ट रिकवरी हुआ है, बताओ बैड डेब्ट रिकवरी का एंट्री क्या होता है? बैड डेब्ट रिकवरी हुआ है, उसके बाद ये प्रोविजन समझाते हैं। बताओ बैड डेब्ट रिकवरी का एंट्री क्या होगा? बैड डेब्ट रिकवरी मतलब जो पैसा मेरा बैड डेब्ट हो गया था, बाई चांस कस्टमर ने सोचा दे देते हैं, अच्छा कस्टमर था वो आके दे के गया, उसके पास पैसा था, तो बताओ हमारे पास तो कैश आएगा, कैश या फिर बैंक कैश, जो भी। हाँ, तो कैश या एंट्री, बैंक डेबिट होगा। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी, बिकॉज ये गेन है, ऑल गेन्स आर क्रेडिटेड, तो बाई बैंक ही लिख देते हैं 500, ठीक है, 500 हो गया। अच्छा,
अब हम लोग इसे धीरे धीरे अकाउंट को क्लोज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये जो बैड डेप्ट वाला था, ये सॉरी बैड डेप्ट बोल रहा है, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाला था, यहाँ पर 5,000 का बैलेंस था। अब ये बैड डेप्ट को किस तरह से क्लोज करेंगे, देखो यहाँ पर 3,000 कितना हो गया, 6,000 हो गया। अब इसको ना हम लोग दो तरह से क्लोज कर सकते हैं। ये देखो, एक तो तुम लोगों ने यहाँ पर तुम लोग के बुक का एंट्री देखा होगा, ये देखो यहाँ पर क्या किया, बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर, फिर क्या किया, पीएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और पीएल टू बैड डेप्ट। तो हम लोग अगर चाहे तो यहाँ पर बाई पीएल बोल के क्लोज कर सकते हैं, बाई पीएल 6,000, ये एक मेथड होता है, वो भी सही होगा। आगे जाके तुम लोग का ऐसा क्वेश्चन है जहां पर दोनों मेथड से करने के लिए कहा है, या फिर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं बाई पीवीडीडी। क्यों ये कर सकते हैं, दोनों हम बता रहे, देखो दोनों आइदर दिस वन और दिस वन, कोई एक, ठीक है। ये इसको हम ऐसे कवर कर देते क्योंकि फिलहाल हम लोग ये पीवीडीडी वाला कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। देखो दोनों ही लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को पता है पीएल में बैड डेप्ट हमारा चार्ज होता है तो क्लोज होता है, ये हम लोग कर सकते हैं। और बैड डेप्ट को संभालने के लिए कि अचानक से बैड डेप्ट हो गया, डाउटफुल डेप्ट हो गया, इसीलिए तो हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो जब बैड डेप्ट हो जाएगा, हम लोग उस प्रोविजन में जो प्रॉफिट को रखा हुआ है उसको यूज कर सकते हैं बैड डेप्ट को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं बैड डेप्ट को एडजस्ट करने के लिए। तो वो प्रोविजन वाला कंसेप्ट होगा। तो एक बार तुम लोग ये प्रोविजन वाला कंसेप्ट ही देखो कैसे होता है। तो यहाँ पर पीबीडीडी लिखा तो ये इधर जाके क्लोज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू क्या लिखना पड़ेगा, टू बैड डेप्ट लिखना पड़ेगा, क्रॉस पोस्टिंग टू बैड डेप्ट, कितना हो जाएगा 6,000। अब इसका मतलब देखो, मेरा प्रोविजन कितने का किया हुआ था, मतलब प्रॉफिट का कितना पोर्शन मैंने हटा के रखा था इस तरह का बिजनेस में प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए 5,000, लेकिन मेरा बैड डेप्ट कितना हुआ 6,000, मतलब मेरा एस्टिमेशन थोड़ा सा कम हो गया है। मैंने 5,000 हटा के रखा था कि जरूरत पे काम में आ जाएगा अगर कोई लॉस वगैरह हुआ, लेकिन लॉस हो गया 6,000 का, यानी 1,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि नया पीबीडीटी क्रिएट करना है 10%, नया पीबीडीटी क्रिएट करना है 10%। तो पीबीडीटी लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी का क्लोजिंग इधर आएगा, टू बैलेंस सीटी, लाइबिलिटी का क्लोजिंग इधर आएगा। और पीबीडीटी किस पे क्रिएट किया जाता है, ये देखो मैंने दिखाया है, पीबीडीटी किस पे क्रिएट किया जाता है, पीबीडीटी क्रिएट किया जाता है डेटर से बैड डेप्ट माइनस करने के बाद जो डाउटफुल डेटर होता है उस पे पीबीडीटी क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोग पीबीडीटी क्रिएट करेंगे तो बताओ डेटर कितना था, डेटर है 50,000। अब इसमें से क्या कोई बैड डेप्ट माइनस होगा, यहाँ पर दोनों ही 3,000 माइनस होगा, या फिर कोई एक होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा, बताओ कौन सा वाला 3,000 माइनस होगा। अभी मैंने बोला था ना एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला क्या करते हैं हम लोग, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले को बैलेंस शीट में करते हैं, वही बैलेंस शीट वाला चीज हम लोग यहाँ पर रफ में कर रहे हैं इसका पीबीडीटी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये 3,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, बैलेंस शीट भी बनाएंगे तो वहां ये देखो बैलेंस शीट में यहाँ दिखा देते हैं, चलो यहाँ पर एक बैलेंस शीट भी बना देते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये देखो अगर ये बैलेंस शीट बनेगा, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि वैसे तो तुम लोग का एमसीक्यू है, एक्सट्रैक्ट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये वाला जो है ये फुल बैलेंस शीट तो नहीं बनेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम इधर थोड़ा लिखते हैं ताकि जगह मिल जाए मुझे, ये ऐसे। तो ये सन्ड्री डेटर, ये देखो सन्ड्री डेटर ये हो जाएगा 50,000, इससे लेस करेंगे बैड डेप्ट, कौन सा वाला, फर्दर बैड डेप्ट, मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला माइनस कर रहे हैं, दोनों अमाउंट एक जैसा है ना तो थोड़ा दिक्कत होगा। 47,000 हो गया। अब इस पे हमें नया पीबीडीटी क्रिएट करने के लिए बोला गया है, कितना क्रिएट करना है 10%, तो 4700 हो जाएगा। तो 42,300 ये गुड डेटर हो गया, 42,300 गुड डेटर। तो इस पे 10%, वही वाला चीज हम यहाँ पर करके दिखा रहे थे, तो ये हो गया 4,700, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट हुआ देखो, फिर से हम लोग अगर पीबीडीटी क्रिएट करेंगे तो कहां से कर सकते हैं, मुझे अगर किसी चीज का प्रोविजन करना है तो प्रॉफिट से ही करना पड़ेगा। तो देखो मैंने पहले 5,000 का प्रोविजन मेरा था प्रीवियस ईयर का, लेकिन करंट ईयर में 6,000 का मेरा लॉस हुआ, तो 1,000 तो यहीं पर कम हो गया,
ठीक है। तो 1000 अब कहां से लेना पड़ेगा? प्रॉफिट से लेना पड़ेगा। मैंने पहले ही एक एस्टिमेशन से प्रॉफिट से हटा के रखा था, लेकिन मेरा एस्टिमेशन गलत हो गया, उस वजह से मेरा प्रॉफिट से और भी मुझे लेना पड़ेगा, तो प्रॉफिट मेरा कम होगा, तो बैलेंस पीएल का होगा। तो देखो कैसे बैलेंस होगा, इसके वजह से 1000, ठीक है, इसके वजह से 1000, और इस बार हम लोगों ने 4700 का पीबीडीटी क्रिएट किया, यानी टोटल प्रॉफिट से 5700 हम लोगों को लेना पड़ेगा। मैंने तो इस तरह से समझाया, तुम लोग चाहो तो टोटल लेजर का बैलेंस कर देना 10,700 और वहां से डायरेक्टली माइनस कर देना 5,000 को, तो 5,700 मिल जाएगा। लेकिन कंसेप्ट यही है कि मैंने 5,000 का पीबीडीडी बना के रखा था, प्रीवियस ईयर का मेरे पास अवेलेबल था, लेकिन मतलब ये थोड़ा एस्टिमेशन गड़बड़ हो गया कि मेरा खर्चा 6,000 हो गया। तो इस बार इस 6,000 का जो लॉस है इसको रिकवर करने के लिए करंट ईयर के प्रॉफिट से 1,000 लेना पड़ेगा, और करेंटली जो हम लोग पीबीडीडी क्रिएट कर रहे हैं 4,700 का, वो भी पीएल में चार्ज हो जाएगा, तो टोटल 5,700 ये बनेगा। ठीक है, टोटल 5,700 बनेगा। बैड डेप्ट रिकवरी कहाँ क्लोज होगा? पीएल में क्लोज हो जाएगा, टू पीएल इनकम हो जाएगा ये 500 बैलेंस शीट तो मैंने बना ही दिया। अब पीएल को कैसे बनाएंगे? देखो पीएल को कैसे बनाएंगे, ये भी एक्सट्रैक्ट होगा क्योंकि ये भी पूरा नहीं होगा, एक्सट्रैक्ट। तो ये देखो कैसे होगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये वाला आएगा ना, पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। हम लोग डायरेक्टली भी 5,700 लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है, डायरेक्टली आप 5,700 लिख दोगे वो भी करेक्ट है, क्रॉस पोस्टिंग। ठीक है, और अगर इसको डिटेल्स दिखाना चाहते हो तो डिटेल्स क्या होगा, इसी लेजर को यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये देखो, न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन हम लोगों ने कितना क्रिएट किया है, 4,700। ठीक है, और बैड डेप्ट कितना हुआ है इस बार, 6,000। ठीक है, तो टोटल हो गया 10,700। ठीक है, 10,700 मतलब अगर हम लोग प्रोविजन नहीं करते, तो कुछ भी प्रोविजन नहीं करते तो 6,000 का मेरा लॉस होता, और नया प्रोविजन के लिए 4,700, यानी मेरा पीएल से 10,700 का अमाउंट चले जाना चाहिए था, लेकिन मेरा कुछ ओल्ड प्रोविजन तो है, कितना है, 5,000, तो इसीलिए मेरा पीएल में पूरा चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 5,000 तो पहले भी चार्ज हो चुका है जब हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट किया था, तो 5,700। तो या फिर डायरेक्ट चाहो तो ये वाला लिख सकते हो, या फिर और एक तरह से भी पीएल किया जाता है। हम जब फाइनल अकाउंट्स करवाएंगे हम तो इसी तरह से करवाते हैं, जो ओल्ड प्रोविजन होता है उसे इस साइड लिख दो, बाय पीबीडीडी, जो ओल्ड वाला होता है बाय पीबीडीडी, ओल्ड वाला हो जाएगा 5,000। जो न्यू क्रिएट किए हो तो टू पीबीडीडी, ये न्यू वाला हो जाएगा, टू पीबीडीडी न्यू 4,700, टू बैड डेप्ट, 3,000, टू फर्दर बैड डेप्ट, ये कितना है, 3,000। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल कितना हो जाएगा, 3,000, 3,000, 6,000 और 4,700, कितना हो गया, यहाँ पर 10,700 हो गया, 10,700 और यहाँ से 5,000, तो बैलेंस करके कितना आएगा, 5,700 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिखेंगे, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंटेशन का मतलब भी तो नेट 5,700 ही आ रहा है ना, तो जब हम फाइनल अकाउंट्स करवाएंगे हम यही वाला अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि ये इजी होता है। ओल्ड प्रोविजन यानी मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड लाइबिलिटी है, तो इसे क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करो। न्यू प्रोविजन जब क्रिएट कर रहा है पहले वो पीएल को कम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर टू पीबीडीडी हो जाएगा, बैड डेप्ट ऐसे होगा, फर्दर बैड डेप्ट ऐसे होगा, ये एक हो सकता है। और एक प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, तो बुक में बस यही वाला किया हुआ है, ये दोनों नहीं किया हुआ है। और एक हो जाएगा, डायरेक्टली क्रॉस पोस्टिंग कर दो पीएल में टू पीबीडीडी बोल के, टू पीबीडीडी 5,700। ठीक है, टू पीबीडीडी 5,700, तो इस तरह से भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो ये तीनों तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सब में हम लोगों को एक्सट्रैक्ट सोच लेना चाहिए, बिकॉज एक्सट्रैक्ट ही होगा, हमारे पास कोई और डेटा अवेलेबल नहीं है कि हम लोग उसे कर पाए, तो ये एक्सट्रैक्ट होगा। और बैलेंस शीट तो मैंने ये देखो पहले ही दिखाया तुम लोग को, बैलेंस शीट इस तरह से होगा। बस तुम लोग को यहाँ पर इतना समझना पड़ेगा कौन सा ड्यूरिंग द ईयर है और कौन सा मतलब उसके बाद पता चला है, तो वो तुम लोग लैंग्वेज देखोगे क्वेश्चन का तो ही समझ जाओगे कौन सा ड्यूरिंग द ईयर है और कौन सा ड्यूरिंग द ईयर नहीं है।
अच्छा, के बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये देखो, इलास्ट्रेशन 1, चलो इसे एक बार देख लेते हैं। इलास्ट्रेशन 1, अच्छा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। प्रिपेयर बैड डेप्ट अकाउंट, हम लोग को बोल दिया कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है। बैड डेप्ट अकाउंट बनाओ अंडर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट अंडर ईच ऑफ द अबव मेथड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आल्सो द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। दोनों मेथड अभी मैंने कहा ना, एक बार पीएल से भी कर सकते हैं, एक बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड से ही हम दिखा देते हैं। अब हम तुम लोग को पीएल वाला मेथड दिखा देते हैं, ठीक है, और बाकी वाला तुम लोग होमवर्क कर सकते हो, क्योंकि ये वाला तो मेथड अभी हम लोगों ने जो किया वो पीएल वाला नहीं किया, पीवीडीडी वाला किया, ठीक है। अब हम पीएल वाला मेथड दिखाएंगे, फिर तुम लोग इसको भी पीएल में ट्रांसफर करके देखना क्या होता है। अच्छा, तो फर्स्ट हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है? फर्स्ट बोला है बैड डेप्ट अकाउंट, बैड डेप्ट अकाउंट। अच्छा, सेकंड है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। और पीएल बनाएंगे, 2 साल का है क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए 2 पीएल बना दिया। और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट जो है ये भी 2 बनेगा। चलो 2 बैलेंस शीट। अच्छा देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कौन से ओपनिंग वाला दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट 5,000 दिया हुआ है। ईयर देखो क्या क्या है, 2012 पूरा और 2013, मतलब जैन टू दिसंबर 2012, जैन टू दिसंबर 2013। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ये ओपनिंग वाला बैलेंस बताया है, तो हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट में ये वाला डेटा लिख देते हैं। तो फर्स्ट तो हम लोग को 2012 का ही लिखना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी होता है ओपनिंग लाइबिलिटी बाई बैलेंस बीडी 5,000, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी 5,000 हो गया। अच्छा, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ 3,000, बैड डेप्ट जो है वो राइट ऑफ हुआ है, तो बैड डेप्ट राइट ऑफ हुआ है तो डेटर तो कम होगा ही, ठीक है। तो बैड डेप्ट टू डेटर या फिर सन्ड्री डेटर, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। फिर से वही 3,000 ही दिया है। अच्छा, सन्ड्री डेटर, ये 2012 का क्लोजिंग सन्ड्री डेटर बता रहा है 1,25,000, ठीक है, 2012 का क्लोजिंग सन्ड्री डेटर बता रहा है 1,25,000। इसको एक काम करते हैं, बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। ये 2012 वाला लिख देते हैं और ये 2013, तुम लोग एक्सट्रैक्ट ये सब लिख लेना। अच्छा, डेटर 1,25,000 ये डेटर का अमाउंट है। अच्छा, फिर बैड डेप्ट राइट ऑफ हुआ है 2,500 और सन्ड्री डेटर जो है वो 1,00,000 है, तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर लिख लेते हैं इस ईयर का। और बैड डेप्ट फिर से राइट ऑफ हुआ है 2,500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी प्रोवाइडेड फॉर 5% फॉर 2012 एंड 2.5% फॉर 2013। तो पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं, 5% फॉर 2012। 2012 को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो 2012 का डेटा, 2012 का डेटा, ये भी 2012 का डेटा दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो सन्ड्री डेटर हुआ है। मैंने जैसे तुम लोग को कहा था कि हम लोग ये देखो डेटर को पीबीडीडी में भी क्लोज कर सकते हैं, पीएल में भी क्लोज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पीएल में क्लोज करते हैं, क्योंकि मैंने पीबीडीडी वाला दिखाया, तो बाई पीएल ये कौन से टाइम पे क्लोज करेंगे? एट द एंड ऑफ द 31 दिसंबर 2012 का हो जाएगा। और ये डेटा है, तो ये भी 31 दिसंबर 2012 का है। क्लोजिंग में पता चला बैड डेप्ट हुआ है, तो ये 3,000, तो ये क्लोज हो जाएगा। 3,000 3,000 ये क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा, तब ये पीएल में चला जाएगा। ये डेटा हम लोग पीएल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पीएल में क्या लिखेंगे? टू बैड डेप्ट 3,000। ये 2012 वाला पीएल बना लेते हैं।
टू बैड डेप्ट 3000 हो गया। अब पीबीडीडी क्रिएट करने बोला है सन्ड्री डेटर पे कितना 5%, आई थिंक ये देखो, हाँ 5% बोला है, तो 5% पीबीडीडी क्रिएट करेंगे तो कितना होगा ये बताओ। अगर 5% पीबीडीडी क्रिएट करेंगे तो कितना होगा, अमाउंट बताओ कितना होगा। 1,25,000 है ना इस पे 5%, और तो कोई फर्दर वाला बात है नहीं, तो लेस पीबीडीडी 6250। अच्छा 6250, तो ये करंट ईयर का पीबीडीडी हो गया। पीबीडीडी अकाउंट में ये क्लोजिंग हो जाएगा टू, अच्छा यहाँ पर 2 साल होगा ना, तो यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी 1,25,000 इंटू 5%, ये हो गया 6250। अब ये एक अमाउंट हम लोग कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मिलता है हम लोगों को ये अमाउंट, पीएल से। प्रोविजन कहाँ से क्रिएट करते हैं, पीएल से, तो फिर इधर जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो वो पीएल से ही लेना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी 5,000 है, मुझे करंट ईयर में 6,250 का पीबीडीडी क्रिएट करना है, ठीक है, तो मुझे पीएल से कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, मुझे पीएल से सिर्फ 1,250 लेना पड़ेगा, या फिर लेजर बैलेंस करोगे तो भी तुम लोग को पता चल जाएगा 1,250 हम लोग को ये अमाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, ये पीएल डेबिट टू पीबीडीडी बोल के 1250, ये देखो 2 पीबीडीडी बोल के 1250, ये हो गया। अच्छा अब फिर से बैड डेप्ट है, फिर से देखो 2 साल का दिया हुआ है, फिर से 31 दिसंबर 2013 का टू डेटर सेम एंट्री होगा, 2500 था, ठीक है। अब इसे क्लोज करना है पीएल में, तो बाई पीएल में क्लोज करेंगे तो इस तरह से होगा। नेट इफेक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, नेट इफेक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 2 पीबीडीडी हो गया, अब ये 2013 वाला लिख लेते हैं, टू बैड डेप्ट 2500 और 2 पीबीडीडी देखना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है, देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। अच्छा पीबीडीडी का ये बैलेंस जो है हम लोग को फिर ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, ये देखो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी बोल के 6,250 ऑलरेडी है, ठीक है। और करेंट ईयर का कितना प्रिपेयर करना है पीबीडीडी, डेटर के ऊपर कितना परसेंट, ये देखो डेटर के ऊपर 2.5%, डेटर कितना है, डेटर है 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 2.5%, 2500, ठीक है 2500 हो गया। अब ये कंसेप्ट देखो, मेरे पास पहले से 6,200 का पीबीडीडी पे बैलेंस है, ठीक है, लेकिन मुझे इस बार सिर्फ 2,500 ही पीबीडीडी रखना है, तो बाकी पीएल में क्रेडिट कर दो, बाकी प्रॉफिट में भेज दो, ट्रांसफर कर दो, तो 2 पीएल हो जाएगा, इधर आएगा तो 2 पीएल हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना भेजना पड़ेगा, माइनस करके देख लो, 0.5, ये कितना हो जाएगा 3750। अब ये पीएल जो है तो ये एंट्री हो गया पीबीडीडी टू पीएल, तो पीएल में क्या हो जाएगा बाई पीबीडीडी, तो इस केस में बाई साइड में आ रहा है पीबीडीडी, कितना आएगा 3,750, इधर नहीं आ रहा है, ठीक है, इधर नहीं आ रहा है। अगर हम लोग डायरेक्ट पोस्ट करते हैं तो हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3,750। अच्छा अब बैलेंस शीट का ये माइनस करने से जितना आएगा, यहाँ पर भी पीबीडीडी माइनस करने से जितना आएगा, बस पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 2.5%, तो ये 2500 हो गया। अच्छा इसका माइनस करने से आ जाएगा 97,500 और इसका माइनस करने पे आएगा 1,18,750, ये हो गया, ठीक है। ये मैंने कौन से मेथड से दिखा दिया, पीएल वाले मेथड से दिखा दिया, ठीक है। अगर हम लोग पीएल में करते हैं, देखो फर्क कुछ नहीं होगा, ये देखो अगर इसमें हम समझा देते हैं क्या फर्क होगा क्या नहीं होगा, ये देखो ये पीएल अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर पीबीडीडी के जगह ये अगर बाई पीएल करते तो ये डायरेक्टली यहाँ पर 2 पीबीडीडी बोल के सॉरी 2 बैड डेप्ट बोल के 6,000 आ जाता, जो ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हो रहा है 2 बैड डेप्ट बोल के, ठीक है, सेम कंसेप्ट ही होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ये वाला अमाउंट जो है पीबीडीडी में क्रॉस पोस्टिंग अगर नहीं होता तो उस केस में कितना हमारा पीबीडीडी क्रिएट होता, ये देखो ये 5,000 था, यहाँ पर 4,700 हम लोगों को चाहिए, यहाँ पर 5,000 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 1,700 आ जाता, ये बैलेंस 1,700 आ जाता, तो यहाँ पर 1,700 इधर आ जाता, तो फिर उसमें भी ना पीएल में डिफरेंस नहीं होता। ये देखो अगर तुम लोग समझ पा रहे हो तो देखो, ये देखो
ये देखो हम समझाने का कोशिश तो कर रहे हैं। अगर ये हम लोग यहाँ पर बाई पीएल करते तो ये टू बैड डेप्ट बोल के आ जाता 6,000, ठीक है। और इसका बैलेंस कैसे होता, इसका बैलेंस यहाँ पर फिर ये 6,000 नहीं आता तो ये 5,000 है, ये 4,700 है, तो बैलेंस करके इधर कितना आ जाता, इधर आ जाता 5,000 माइनस 4,700 कितना होता है 1,300, आई थिंक 1,300 होता है। तो 1,300 इधर अगर बैलेंस आता तो उसे हम लोग 2PL बोलते। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू पीएल, तो पीएल में क्या हो जाता बाई पीवीडीडी, बाई पीवीडीडी 1,300 हो जाता। अब देखो 6,000 और इधर 1,300, नेट इफेक्ट 5,700 का ही आएगा। 6,000 और इधर 1,300, नेट इफेक्ट 5,700 का ही आएगा। और ये तुम लोग और भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। मैंने तो यहाँ पर कौन सा वाला मेथड पीएल वाला दिखा दिया, इसमें पीवीडीडी वाला दिखाया, दोनों का डिफरेंस भी बता दिया। देखो मतलब कंसेप्ट सिर्फ अलग है, मतलब थोड़ा सा एंट्रीज अलग है। यहाँ पर एक एंट्री बोल रहा है बैड डेप्ट को डायरेक्ट पीएल में चार्ज करो, दूसरा एंट्री बोल रहा है नहीं पीएल में मत चार्ज करो, बैड डेप्ट को पीएल में मत चार्ज करो, बैड डेप्ट को पीवीडीडी में चार्ज करो, उसके बाद जो नेट आ रहा है उसे पीएल में। तो पीएल हमारा नेट ही दिखेगा, मेन हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, पीएल सही होना चाहिए, ट्रेडिंग सही होना चाहिए। तो एक ही बात है, हम लोग प्रॉफिट पे चार्ज कर सकते हैं डायरेक्ट बैड डेप्ट को, वो भी हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। हम लोग ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोविजन जो है उसमें से बैड डेप्ट को रिकवर करने का कोशिश कर सकते हैं, वो भी एक ही बात है, क्योंकि प्रोविजन भी पीएल से ही क्रिएटेड है। इसीलिए तुम लोग कोई भी मेथड अप्लाई करो, नेट इफेक्ट तो 5,700 का ही आने वाला है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है अभी मैंने सॉल्व करवाया, इसको तुम लोगों को क्या करना है, देखो ये वाला क्वेश्चन को दो मेथड से करना है, ठीक है। एक तो मैंने दिखाया पीएल वाला, और एक प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट वो मैंने पहले दिखाया दूसरे क्वेश्चन में, उस मेथड से करना है। और बाकी यहाँ पर 2 या 3 इलास्ट्रेशन है, इलास्ट्रेशन 2, इलास्ट्रेशन 3 और 4, आई थिंक 4, 5, अच्छा ये 2-3 इलास्ट्रेशन है, ये तुम लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर वाला भी कंसेप्ट है, ठीक है। अगर समझ में आए तो ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, नेक्स्ट दिन जब हम करवाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, लेकिन इस चीज को एक बार जरूर ध्यान से देखना, नहीं तो फाइनल अकाउंट्स करते हुए दिक्कत आ जाएगा। मैम 2013 का पीएल थोड़ा दिखाइए तो। 2013 का पीएल ये रहा। ठीक है, हो गया। अच्छा।